हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में जो हमारे जो फिल्टर हैं, फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जो हमारा जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसका जो बिंदु है 5.3 कैलकुलेशन ऑफ रिपल फैक्टर एंड वर्किंग ऑफ फॉलोइंग फिल्टर, जिसमें हम लोग आज जो 5.3 का जो पॉइंट नंबर 2 है इंडक्टेंस फिल्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने जो पिछले वीडियो है हमारे, उसमें हम लोगों ने जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था, और हम लोगों ने जाना था कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी जो हमारी रिपल फ्रिक्वेंसी थी वो एफ थी, एफ फ्रिक्वेंसी, और जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था उसका हमारा रिपल फ्रिक्वेंसी 2f था। अर्थात जो हमारे फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रिक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में डबल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो हमारा जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का काम होता है जो हमारा एसी सिग्नल है उसको पल्सेटिंग डीसी में चेंज करना। पल्सेटिंग डीसी से तात्पर्य है कि ये कंप्लीट डीसी नहीं होता, इसमें कुछ रिपल होंगी, अर्थात इसमें कोई ना कोई एसी सिग्नल होगा। हम लोग जो हमारा एसी सिग्नल है उसको हम लोग यहाँ से सप्रेस करना चाह रहे हैं, अर्थात एसी सिग्नल को हम कम करना चाह रहे हैं ताकि हम लोगों को हमारा प्योर डीसी सिग्नल मिले। उसके लिए हम लोग अलग अलग टाइप के फ़िल्टर यूज करते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग जैसे कैपेसिटर फ़िल्टर, इंडक्टर फ़िल्टर, एलसी फ़िल्टर, इस तरीके से पाई टाइप एलसी फ़िल्टर। उसके बाद में हमारा इंडक्टेंस भारी हो जाता है तो एक हमारा उसमें एल की जगह हम लोग रेजिस्टेंस का भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन तो हम लोग देखते हैं कि फ़िल्टर का यूज़ क्यों करते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि जो फिल्टर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो हमारा एसी सिग्नल है उसको मिनिमाइज़ कर सकें, और जो हमारा रिपल है उसको, जो आउटपुट पे जो रिपल मिलता है उसको भी हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें। तो इसके लिए हम लोग जैसे इंडक्टर काम में लेते हैं, कैपेसिटेंस काम में लेते हैं फिल्टर सर्किट के लिए। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को जो इसमें यूज़ होंगी। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का इम्पीडेंस होता है ZC बराबर 1/SC, ZC बराबर 1/SC, और जो S है उसको हम लोग J ओमेगा भी लिख सकते हैं। अर्थात जो ZC की वैल्यू होगी 1/J ओमेगा C होगी, और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1/ओमेगा C आ जाएगा ZC। अब हम लोग जानते हैं हमारा जो डीसी सिग्नल है, डीसी सिग्नल का फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है, इसलिए डीसी की फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे ZC बराबर 1/ओमेगा C में, तो ZC की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अर्थात जो हमारा कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर है हमारा वो एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। जो हमारा कैपेसिटेंस है वो डीसी सिग्नल के लिए ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा, क्योंकि जो हमारा जो डीसी सिग्नल है उसका फ्रिक्वेंसी है 0, और उसको हम लोग जो हमारा इम्पीडेंस की वैल्यू 1/ओमेगा C में जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा ZC की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इस ZC की वैल्यू इनफाइनाइट का तात्पर्य है हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग इससे पहले जो इंडक्टेंस फिल्टर है उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कैपेसिटर फिल्टर है उसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। तो हमारा जो रेक्टिफायर है, जो रेक्टिफायर के बाद में मान लो हमारा रेक्टिफायर है, और रेक्टिफायर से हम लोगों को एसी भी मिलेगा और इसमें डीसी मिलेगा, और उसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत एसी मिलेगा। अब इसको ब्लॉक करने के लिए मान लो मैं एसी को ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो रेक्टिफायर और जो लोड है उसके बीच में मान लो कैपेसिटेंस लगा दिया, तो हमारा इससे क्या होगा, डीसी ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन हम लोग उसको सीरीज़ में नहीं लगाते हैं। जो कैपेसिटेंस है हमेशा जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में कैपेसिटेंस को लगाते हैं।
ताकि जो हमारा जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस हमारा जो हमारा एसी जो कैपेसिटेंस है वो एसी सिग्नल पास हो जाए और जो हम लोगों को आउटपुट पर डीसी मिल जाए। इसके लिए हमारा जो जेडसी है, जेडसी शुड बी वेरी लो फॉर एसी सो दैट एसी विल बी बाईपास थ्रू कैपेसिटेंस, देयरफॉर सी शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो कैपेसिटेंस के लिए हम लोगों को जितना मैक्सिमम हो सके उतनी हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो जेडसी की वैल्यू लार्ज करने के लिए हमारे पास में दो चीज़ हैं, एक तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो और एक उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा हो। तो फ्रिक्वेंसी हम लोग जानते हैं कि जो रिपल फ्रिक्वेंसी था हाफ वेव रेक्टिफायर में एफ था तथा फुल वेव रेक्टिफायर में 2f था। तो फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा मिलती है, रिपल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ पर एक फुल वेव रेक्टिफायर से एक बेहतर कैपेसिटर फिल्टर बनेगा। हम जानते हैं कि हमारा कैपेसिटेंस है वो डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, उसके अंतर्गत वो सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। और यहाँ पर हम लोग पता है कि जो टाइम कांस्टेंट है RLC उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ सीखा कि RLC की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए तो तीनों चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। जो हमारा कैपेसिटर फिल्टर है उसमें फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए, कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होना चाहिए और उसका जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इसी के आधार पर जो हमारा रिपल फैक्टर है कैपेसिटर फिल्टर का 1/4√3 FCRL, अर्थात जो फ्रिक्वेंसी कैपेसिटेंस और जो लोड रेजिस्टेंस है ये जो नीचे आएंगे ये हर बार ये नीचे जो हमारा फॉर्मूला रिपल फैक्टर है उसमें नीचे आएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो रिपल फैक्टर हमारा कम होगा। अब हम आते हैं हमारे जो इंडक्टर फिल्टर के ऊपर। अभी मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक बताया है, अब हम लोग बात करते हैं जो कैपेसिटर फिल्टर बेसिक होता है। अब इंडक्टर फिल्टर की बात करते हैं हम लोग। तो इंडक्टर फिल्टर में हम लोग जानते हैं जो ZL बराबर ओमेगा एल, जैसा कि वहाँ पे पता था आप लोगों को ZL बराबर ओमेगा एल होता है और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2πfL। और हम जानते हैं जब हम लोग DC सिग्नल अप्लाई करते हैं DC सिग्नल की वैल्यू जो DC सिग्नल के लिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है तो हमारा जो इम्पीडेंस होगा ZL उसकी वैल्यू 0 होगी, अर्थात DC सिग्नल के लिए हमारा जो इंडक्टर है एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। और जैसा कि हम लोग आपको पता है कि जो मान लो कि कोई रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से हम लोगों को DC कंपोनेंट के साथ साथ AC कंपोनेंट भी मिल रहा है। हम AC कंपोनेंट को मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को जो हमारा रेक्टिफायर है उसके रेक्टिफायर के सीरीज़ में एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा। जो लोड रेजिस्टेंस और इसके बीच में जो लोड रेजिस्टेंस और रेक्टिफायर के बीच में एक इंडक्टेंस लगाना पड़ेगा। और जो हमारा इंडक्टेंस है इसकी वैल्यू एज हाई एज पॉसिबल, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो हमारा इम्पीडेंस है ZL वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब तो यहाँ पर दो चीज़ आई, एक तो हम लोगों को जो ZL बराबर 2πfL है तो हम लोगों को इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। अब हम लोगों को पता है जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर में f होती है तथा जो रिपल फ्रिक्वेंसी f होती है तथा फुल वेव रेक्टिफायर में 2f होती है। तो 2f में जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है वहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा फिल्टर की तरह कार्य करेगा। और हम जानते हैं कि हमारा जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस वो डजेंट अलाउ सडन चेंज इन करंट, तो वो सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता है। अब हम लोग इस पे आते हैं, जो हमारा ये डायग्राम है इसमें आते हैं। जो मैंने आप लोगों को अभी जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुए हैं उनके बारे में चर्चा करी। तो हम लोगों ने यहाँ पे अब मेनली हमारे 3-4 पॉइंट निकल के आए हैं। एक तो जो हमारा रिपल फ्रिक्वेंसी है, रिपल फैक्टर कम होने के लिए एक तो हमारा
जो इंडक्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, और तीसरा लोड इसका RL की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये तो लोड की वैल्यू कम आएगी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी और इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। यही हमारा रिपल फैक्टर के फॉर्मूले में आएगा, जिसको हम लोग अभी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो, मान लो इसमें हम लोग जब इसमें जो सर्किट है इसमें फिल्टर नहीं लगाएं, अर्थात इसमें एल नहीं लगाएं। एल नहीं लगाएंगे तो हमारा जो वेव फॉर्म होगा, जो डॉटेड फॉर्म का वेव फॉर्म होगा, जो हमारा वेव फॉर्म होगा डॉटेड फॉर्म का, अर्थात फुल वेव रेक्टिफायर का इस टाइप का वेव फॉर्म आएगा। अब हम देखते हैं, अब इन एब्सेंस ऑफ फिल्टरिंग हम लोग फिल्टर नहीं लगाएं तो उसके बाद में जो लोड करंट होगा, लोड करंट एक हमारी जो फोरियर एक इक्वेशन दिया हुआ है, जिसका फोरियर एनालिसिस ऑफ वेव फॉर्म वो दिया हुआ है, I बराबर 2Im डिवाइडेड बाई पाई माइनस 4Im डिवाइडेड बाई 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 4Im डिवाइडेड बाई 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी। तो एक ये फोरियर इक्वेशन है, फोरियर इक्वेशन से हम लोग हमारी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हायर हार्मोनिक्स पर ये हमारा जो इंडक्टेंस है इसको ब्लॉक कर देगा। तो हमारा जो लोड करंट होगा, लोड करंट हमारा यहाँ तक जाएगा, I बराबर 2Im डिवाइडेड बाई पाई माइनस 4Im डिवाइडेड बाई 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी। यहाँ तक हमारा करंट की वैल्यू जाएगी, बाकी की वैल्यू ब्लॉक हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि इसमें हमारा एक डीसी कंपोनेंट है, एक हमारा इसमें डीसी कंपोनेंट है 2Im अपॉन पाई, और दूसरा हमारा इसमें एक एसी कंपोनेंट है, अर्थात इससे हम लोगों के पास में रिपल आएगी। अब हम लोगों को पता है फॉर सिंप्लिसिटी वी नेगलेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। हम लोग इसमें डायोड का रेजिस्टेंस जो माना है उसकी वैल्यू को 0 मान लिया है। द इंडक्टर एंड ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग कंपेयर्ड विद RL। VM is no load peak voltage across one half of the transformer secondary the component of load current corresponding to first term। जो हमारी पहला टर्म है 2Im अपॉन पाई, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लो हमारा जो नो पीक वोल्टेज की वैल्यू है VM, तो हमारा आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ये होगा 2Vm डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई RL। ये हमारा लोड करंट हो गया। अब हम लोग द इम्पीडेंस टोटल इम्पीडेंस निकालेंगे। इम्पीडेंस ऑफर्ड जो R और जो हमारा L है वो सीरीज में है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 मेगा हैज मैग्नीट्यूड पर जो हमारा इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी Z बराबर RL स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा L का स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा है इम्पीडेंस। द फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट ऑफ करंट करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड। अब हम लोगों ने निकाल लिया, जो हम लोगों को डीसी की वैल्यू आई, जो हमारा डीसी की वैल्यू है, डीसी की वैल्यू ऊपर आ गई हमारी, और ये हम लोग एसी का निकाल रहे हैं कि इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, ताकि ये जो फ्लक्चुएशन है यही हम लोगों को मिनिमम करना है, ये फ्लक्चुएशन हम लोगों को मिनिमम करना है। तो अब हम लोगों को जो हमारा जो अब हम लोग निकालेंगे इसमें करंट निकालेंगे, इस जो हमारा सेकंड टर्म है उसके करस्पॉन्डिंग करंट निकाल रहे हैं, और सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग करंट निकालने पर इसकी वैल्यू आएगी 4Vm डिवाइडेड बाई 3 पाई, जो हमारा 3 पाई अंडर रूट RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोस 2 ओमेगा टी माइनस थीटा, और थीटा है हमारा फेज एंगल बाई विच करंट लेग्स। जो हमारा करंट जितना लेग कर रहा है वो हमारा थीटा है, और जो टेन थीटा की वैल्यू है 2 ओमेगा L डिवाइडेड बाई RL। अब हम लोगों ने जो हमारा ये इक्वेशन है इसमें जो लोड करंट विद फिल्टरिंग वो निकाला है। ऊपर वाला था विदाउट फिल्टरिंग, जिसमें L की वैल्यू 0 मानी थी, लेकिन नीचे वाला हमारा फिल्टर करके है। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आई I बराबर ये इसका डीसी कंपोनेंट जो पहले टर्म के करस्पॉन्डिंग है 2Im डिवाइडेड बाई पाई के करस्पॉन्डिंग, और जो दूसरा है
अगले हार्मोनिक्स जो हमारे इंडक्टेंस है उसके द्वारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और जो अगला जो ये आया 4Vm डिवाइडेड बाई 3 पाई अंडर रूट RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर कोस 2 ओमेगा टी माइनस थीटा, ये है हमारा सेकंड टर्म के करस्पॉन्डिंग। अब हम लोग निकालेंगे रिपल फैक्टर। हम जानते हैं कि रिपल फैक्टर के लिए जो हमारा RMS को डिवाइड करेंगे RMS वैल्यू को और जो हमारा DC वैल्यू से। तो RMS वैल्यू हमें पता है, RMS वैल्यू हमारी IDC बराबर 2Vm डिवाइड बाई पाई RL, ये हमारी RMS वैल्यू है। और दूसरा हमारा जो जो हमारी ये DC वैल्यू है IDC बराबर 2Vm डिवाइडेड बाई पाई RL, ये हमारी DC वैल्यू है। और जो दूसरा है हमारा IRMS ये हमारा 4 पाई M डिवाइडेड बाई 3 पाई इसके RMS वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो इसमें अंडर रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है V अपॉन अंडर रूट 2। मान लो इसका मैक्सिमम वैल्यू V है और उसका RMS निकालना है तो V अपॉन अंडर रूट 2, तो यहाँ पर हम लोगों को अंडर रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये इसी कंपोनेंट के लिए अंडर रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा RMS वैल्यू आएगा। जब हम लोग RMS वैल्यू को IDC से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 6.36 IRMS डिवाइडेड बाई IDC, तो ये वैल्यू आ जाएगा। यदि हमारा हम लोगों ने अभी देखा था कि हमारा जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मैंने समझाया था सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्वेंसी की इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है और लोड रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये यदि ये कंडीशन है तो हम लोग ये ज़्यादा है तो ये 1 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और जो हमारा रिपल फैक्टर की वैल्यू आएगी RL डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 2 ओमेगा L, ये हमारा जो रिपल फैक्टर है फॉर इंडक्टर फिल्टर उसका कैलकुलेशन हो गया। तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग किया था कॉन्सेप्ट समझा था उस टाइम पर देखा था कि हमारा जो ZL है वो ज़्यादा एज हाई एज पॉसिबल। सर ZL ज़्यादा होगा तो हमारे लोगों को इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी और हमारा जो RL की वैल्यू है ये कम से कम होगी और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी। वो चीज़ यहाँ से प्रूफ हो गई है। तो ये हमारा कैलकुलेशन था इंडक्टर फिल्टर के लिए। इसी तरीके से जो हमारा L टाइप फिल्टर सर्किट है उसमें भी यही करना पड़ेगा हम लोगों को, जो हमारा RMS की वैल्यू को IDC की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।